ठीक है। तो हम लोग अपना एक जीव विज्ञान का नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं, जैव प्रक्रम। ठीक है। तो आगे था कि विभिन्न जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप जीवों में कई प्रकार के हानिकारक अपशिष्ट उत्पादों का निर्माण होता है। तुमको पता है, जब तुम भोजन करते हो ना, तो भोजन के बाद बहुत सारा अपशिष्ट जो नहीं पचने वाला योग भोजन हमारे पेट में कह सकते हो जमा रहता है। ठीक है। तो वो जो अपशिष्ट पदार्थ है ना, अपशिष्ट पदार्थ है जो अनपचा भोजन जो होता है, वो उसको क्या करना होता है, बाहर निकालना होता है। तो क्या उसके लिए भी अंग निर्धारित है ना हम लोग का, कि किस अंग से इसको बाहर निकाला जा सकता है, यानी कि अंतःग्रहण से लेकर निष्कासन तक। ठीक है। सबका अंग है जिसका शरीर में निष्कासन उत्सर्जन क्रिया से होता है। किस क्रिया से? निष्कासन तो उत्सर्जन क्रिया से। सरल एक कोशिकीय जीवों में यह विसरण क्रिया द्वारा आसानी से संपन्न होती है। एक कोशिकीय मतलब कि हम अमीबा की बात कर रहे हैं। जबकि बहुकोशिकीय जीवों में, जैसे हम लोग बहुकोशिकीय में आते हैं, इसके लिए विशिष्ट अंग रहते हैं। फिर से बता रहे हैं, सुनने के लिए, देखने के लिए, बोलने के लिए, सूंघने के लिए, खाने के लिए, पचाने के लिए, सबका एक अंग होता है, सबका। जबकि बहुकोशिकीय जीव में इसके लिए विशिष्ट अंग रहते हैं। इसी प्रकार सजीवों में पोषण होता है, श्वसन होता है, परिवहन होता है। तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे शरीर के अंदर पता है जो ब्लड होता है ना, ब्लड या तुम्हारे अंदर जो पोषक तत्व होते हैं ना, जैसे कि ऊर्जा का रूप में जो सब शरीर में पहुँचता है। ठीक है। ये सब परिवहन तंत्र के अंदर होता है। ये सब उत्सर्जन आदि जैव प्रक्रम होते रहते हैं। मतलब कि ये सारी चीज़ें हमारे सजीव में होती रहती हैं। इसके अतिरिक्त सभी जीवधारी जनन द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। जनन मतलब तुम समझ सकते हो ना, कोई भी जीव जो होता है ना, अपने जैसे संतान की जो उत्पत्ति करता है वो जनन हो जाता है। ठीक है। चूहे का, कुत्ते का, बकरी का, सबका देख लो, अपना अपना रूप से अपने जैसे संतान का उत्पत्ति करता है। ठीक है। ये सब किस तरह होता है? जनन के द्वारा होता है। सजीवों में नियंत्रण एवं समन्वय, उत्तेजनाशीलता आदि क्रिया भी पाई जाती हैं। क्या बोला? नियंत्रण, समन्वय, उत्तेजनशीलता आदि क्रियाएं पाई जाती हैं। इन क्रियाओं के आधार पर सजीव वस्तु निर्जीव से अलग की जाती है। हमारे अंदर उत्तेजना होता है, उत्तेजना गड़बड़ी, मतलब हड़बड़ी टाइप का, किसी चीज़ को करने का, फिर सोचने का, एक सोच, मतलब कि हम लोग के अलग से दिमाग दिया गया है ना, तो हम सब ये सब काम करते हैं। जबकि ये जानवर ये सब कुछ नहीं सोचता है। हम लोग एक भाव रहता है कि ये करना है, ऐसे करना है। आज जो इतना डेवलप कर पाए हो, ये मोबाइल बना है या फिर जो भी तुम देख रहे हो, ये सब कैसे हो पाया? हमारी उत्तेजनाओं की वजह से। हर चीज़ को जानने की इच्छा, समझने की इच्छा। तो हम लोग पोषण के बारे में पढ़ने वाले हैं। पोषण जीवन संबंधी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक जीव को दो प्रमुख आवश्यकता होती हैं। ठीक है। हर जीव अपना जीवन को निरंतर बनाए रखने के लिए क्या करता है? कुछ क्रिया करता है। वो क्रिया क्या करता है? तो जीवन के उपापचय क्रियाओं के संचालन के लिए निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति और शरीर के वृद्धि तथा टूटे फूटे ऊतकों के मरम्मत के लिए जीव द्रव्य का निर्माण करना पड़ता है। हर कोशिका में जीव द्रव्य पाया जाता है। ठीक है। अब ये जीव द्रव्य जो होता है ना, इसका निर्माण जो होता है, जैसे कि अभी हम कल बताए थे कि छोटा बच्चा बड़ा बच्चा बन जाता है। फिर तो किस में ज़्यादा कोशिका होगा? तो बड़े बच्चे में ज़्यादा कोशिका होगा। तो ये कोशिका बनता क्या चीज़ से? कोशिका ही से बनता है। कोशिकाओं के द्वारा ही कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है। तो जो हमारे अंदर जो कोई कार्य करने का क्षमता भी आता है, वो हमारा ऊर्जा से आता है। हमारे शरीर में कोई कट फट जाता है कोई हिस्सा, तो वो भी हमारा जो रिपेयर होता है, रिपेयर में होता है, मरम्मत जो होता है, वो भी हमारा कोशिका के द्वारा ही होता है। तो इन आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए तथा अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव को जीवन पर्यंत भोजन की जरूरत होती है। यानी कि जब तक जीवन है, जब तक आपको भोजन करना पड़ेगा। भोजन के ऐसे तत्व पोषक तत्व कहलाते हैं। ठीक है। अतः वह विधि जिसके जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाता है। वो विधि जिसमें जीव क्या करता है? पोषक तत्व को ग्रहण करके, ठीक है, ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं।
पोषण की दो विधियाँ हैं। पेड़ पौधे एक ही जगह खड़े रहते हैं ना, एक ही जगह खड़ा रहेगा। पहले पौधा रहेगा, फिर थोड़ा अचानक से देखोगे कि अरे ये तो पेड़ हो गया, तो पौधा पेड़ कैसे हो गया? क्योंकि विकास के लिए तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अपना खाना पी रहोगे तो बच्चा, छोटा बच्चा बड़ा बच्चा बन जाता है। पेड़ पौधों को कहाँ से पोषण मिला? क्योंकि वो तो कहीं गए भी नहीं। पेड़ पौधों में तो विकास हो रहा है। तो दो तरह का पोषण हमेशा तुमको देखने को मिलेगा। एक हो जाएगा तुम्हारा स्व पोषण और दूसरा हो जाएगा पर पोषण। स्व पोषण में कौन कौन आएगा और पर पोषण में कौन कौन आएगा लगभग तुम लोगों को पता है, फिर पढ़ते हैं थोड़ा। स्व पोषण, ऑटोट्रॉफ शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्द ऑटो और ट्रॉफ से मेल से हुई है। स्व पोषण, ठीक है, इसको दो ग्रीक शब्द है, क्या नाम है? ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ से मेल से बने हैं। ऑटो शब्द का अर्थ स्वयं होता है। यहाँ ऑटो मतलब गाड़ी वाला ऑटो नहीं है, यहाँ पर ऑटो का मतलब स्वयं होता है, स्वतः हो, यानी खुद से हो गया ऑटो। और ट्रॉफ का मतलब क्या होता है? तो ट्रॉफ का अर्थ होता है पोषण, यानी स्वयं का पोषण। तो ऑटोट्रॉफ का पूरा फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ऑटोट्रॉफ का पूरा फॉर्म। तो ऑटो मतलब क्या होता है? स्वयं, और ट्रॉफ का मतलब क्या होता है? पोषण। पूरा जोड़ के देखते हैं, स्वयं का पोषण, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफ क्या है? ग्रीक शब्द है। ऑटो शब्द क्या है? ऑटोट्रॉफ क्या है? ग्रीक शब्द है। तो ऑटोट्रॉफ से क्या बना? स्वपोषण। हिंदी में इसको स्वपोषण कह सकते हैं। अतः ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषी या फिर ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। क्लियर हो गया? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, शॉर्टकट में सबको पता है। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, हम लोग नहीं बनाते। हम लोग पेड़ पौधे पर आश्रित रहते हैं, ठीक है, जानवरों पर आश्रित होते हैं। मुर्गा मछली अंडा खा रहे हो तो जानवर पे ही डिपेंड हो। चावल दाल दही कुछ भी खा रहे हो, मतलब कि दही तो तुम्हारा इसी से आ गया, गाय से आ गया। गाय मतलब पशुए हो गया एक तरह से। हाँ, तो दाल चावल आटा रोटी जो खा रहे हो ये सब तुम्हारा हो जाएगा। सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। इन पौधों में एक प्रकार की रचना हरित लावक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है, ठीक है। तो लगभग देखो क्या लिखा है? सभी हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। इन पौधों में एक प्रकार का रचना होता है जिसको हरित लावक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है ना, उसमें हरे रंग का वर्णक जिसे हम लोग पर्णहरित यानी क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। जो पौधों में हरापन है ना, वो क्लोरोफिल के कारण होता है, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो फिर से बताते हैं, क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? पौधों में, ठीक है। सभी हरे पौधों में क्या पाया जाता है, मतलब क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट में एक हरे रंग का वर्णक होता है, मतलब क्लोरोप्लास्ट में एक हरे रंग का वर्णक होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। पर्णहरित भी नाम है इसका। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पौधों का रंग हरा दिखाई देता है। तो चलो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का हो गया कि पौधों में हरापन क्यों है भाई? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, ठीक है। हरा रंग का वर्णक होता है क्लोरोप्लास्ट में ही, तुम्हारा हरे रंग का वर्णक होता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। एक बार और देख लेना तो समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं ना? क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? हरित वर्णक पाया जाता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। तो ऐसे हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल H2O के द्वारा अपने भोजन यानी कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है। इस प्रक्रिया को प्रकाशसंश्लेषण कहते हैं। देखो इस बात को समझ लेना कि जो हमारा हरा पौधा होता है ना, सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाता है, ठीक है। और किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल। यहाँ साफ लिखा है क्लोरोफिल की उपस्थिति में। तो कार्बन डाइऑक्साइड उसको कहाँ से मिल जाएगा? वायुमंडल से मिल जाएगा। H2O कहाँ से मिल जाएगा? ज़मीन से मिल जाएगा, ठीक है। जड़ों के द्वारा वो पानी ले लेता है अपना, पानी मिल ही गया, हवा से मिल ही गया उसको, और इस तरह से वो अपना भोजन बना लिया। इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हो, ठीक है। ऐसे करोगे ना, इसका मतलब क्या होता है?
नीचे का साइन था कि आप पानी लिए यहाँ से, थोड़ा ऊपर आ गए आप, ठीक है, तो यहाँ से आप CO2 ले लिए, और थोड़ा ऊपर चले गए तो वहाँ से आप सूर्य का प्रकाश ले लिए। ये 3 रूप चाहिए। तो बाकी पौधों में हमारा हरित वर्ण पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल पाते हैं। यानी क्लोरोफिल जो रहता है ना, उसी की वजह से तुम्हारा खाना भी बनता है। तो ये तो पौधों में पाया जाता है। हाँ, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए पूछे कि क्या क्या आवश्यक होता है, तो तुम बोलना ना कि सूर्य का प्रकाश सबसे पहले चाहिए, फिर CO2 भी उसको चाहिए, और पानी भी चाहिए, और क्लोरोफिल होना चाहिए, क्योंकि भोजन जो बनता है कहाँ बनता है, क्लोरोफिल पे ही बनता है। तो जब तक क्लोरोफिल नहीं होगा तुम्हारा भोजन नहीं बनेगा, क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही तुम्हारा भोजन तैयार होने वाला है। तो परपोषण क्या होता है, हम लोग आगे परपोषण में। परपोषण क्लोरोफिल की अनुपस्थिति के कारण समस्त जंतु तथा कवक पौधों की तरह अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो बहुत हम लोग में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, ठीक है। तो बहुत सारे जंतु है, कवक है, पौधों की तरह अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करने में सक्षम नहीं होते। अतः भोजन के लिए ये पूर्ण रूप से अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। हम लोग भी CO2 ले सकते हैं, हम लोग भी पानी ले सकते हैं, ठीक है, कहीं से जुआ कर लिए, लेकिन फिर भी सूर्य का प्रकाश भी ले सकते हैं। लेकिन उस सूर्य के प्रकाश से भोजन तैयार करने का जो क्लोरोफिल है ना, वो हमारे से पाया नहीं जाता। अब क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पे। तो मतलब वो सब चीज़ है ही नहीं हमारे पास। जब है ही नहीं तो फिर भोजन कैसे बनाएंगे। पौधों में प्राकृतिक रूप से ये चीज़ दिया गया है तो वो लोग अपना भोजन बना पाते हैं। यानी कि होता ना, किसी को अगर कोई दोष है ना, तो कोई किसी का गुण भी हो जाता है। दोष क्या है कि वो कहीं जा नहीं सकता, तो गुण क्या है कि अकेले खड़े खड़े अपना भोजन बना लेता है, ठीक है। हम लोग में दोष क्या है कि हम लोग भोजन नहीं बना सकते, लेकिन हम लोग भोजन को तैयार करने के लिए, खेती उती करने के लिए तो जा सकते हैं, नहीं अपना भोजन भी निर्वाह कर रहे हैं। अगर पौधों की तरह हम भी खड़े रहते हैं, प्रकाश नहीं होता तो जीवन ही नहीं होता हम लोग का। तो परपोषण वो लोग होते हैं ना, वो जीव होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग क्या होते हैं, भोजन के लिए किस पे आश्रित होता है, दूसरों पे। इसीलिए तो नाम है परपोषी। तो परपोषी या हेट्रोट्रॉप्स, देखो वो तो हमारा था ऑटोट्रॉफ था, ये है हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप शब्द की उत्पत्ति फिर से 2 ग्रीक से बना, हेट्रो और ट्रॉप। तो हेट्रो का अर्थ तुम लगा सकते हो। हेट्रो शब्द का अर्थ होता है विषम, यानी भिन्न, यानी कि पर। दूसरा, विषम मतलब दूसरा। और ट्रॉप शब्द का अर्थ होता है पोषण। तो हेट्रोट्रॉफ मतलब क्या मतलब, पर पोषण, यानी कि जो दूसरे का पोषण करता हो। दूसरे से पर पोषण मतलब जो दूसरों पे पोषण के लिए आधारित हो, आश्रित हो। यानी पर से पोषण, दूसरे से जो पोषण लेता हो। तो पर पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप से अन्य स्रोत से प्राप्त करते हैं। तब परपोषी किसको कहते हैं, परपोषी। पर मतलब दूसरे पर, पोषण मतलब लेते हैं, पोषण लेते हैं, जो दूसरे से पोषण करते हैं। हम लोग पोषण के लिए पेड़ पौधे पर आश्रित है, जंतुओं पर आश्रित है, तो हम लोग क्या कहलाएंगे, परपोषी कहलाएंगे। स्वपोषण और परपोषण में मूल अंतर यह है कि स्वपोषण में जीव सरल अकार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक अणु का संश्लेषण करते हैं, परंतु परपोषण में जंतुओं द्वारा ग्रहण किए गए, ठीक है, जटिल कार्बनिक अणुओं को विभिन्न जैविक क्रियाओं द्वारा सरल कार्बनिक अणु में निम्नीकरण होता है। अब ये परपोषण के प्रकार देख ले तो परपोषण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। परपोषण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार का होता है। एक मृतजीवी पोषण होता है, मृतजीवी, कुकुरमुत्ता, ये क्या नाम उसका, मशरूम नाम सुने हो ना, वही सब है। ग्रीक शब्द सेप्रोस का अर्थ अवशोषण होता है। मृतजीवी पोषण यानी ग्रीक शब्द में सेप्रोस होता है। अतः इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतु और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। वैसे जीव जो अपने भोजन मृतजीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं, मृतजीवी या
सेप्रोफाइट्स कहलाते हैं। ये सब क्या होगा, कोई मर गया ना, पौधा उधा सड़ गल गया या फिर कोई जानवर मर गया, तो उनसे ही अपना भोजन प्राप्त करके अपने आप को पोषित करते रहते हैं। इसी का नाम है मृतजीवी। तो अनेक कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ में पोषण इसी विधि से होता है। तो तुम्हारा मृतजीवी का कुछ उदाहरण मिल गया यहाँ पर। कवक है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ, ये सब वो जीव है ना जो अपना भोजन जो होता है ना मृत जीवों पे से प्राप्त करते हैं। तो मृतजीवी अपना भोजन मुख्यतः तरल अवस्था में ही अवशोषण के द्वारा ग्रहण करते हैं। मृतजीवी पोषण के प्रकृति में बहुत अधिक महत्व है। जंतु और पौधों की मृत्यु के पश्चात उनके मृत शरीर को मृतजीवी अपघटित कर अथवा सड़ा गला कर उनके मूल तत्व में बदल देते हैं। कोई जानवर मर जाता है तो सड़ क्यों जाता है, तो यही सब जो है ना उनमें लग जाते हैं और उनको सड़ाना गलाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ऐसे मूल तत्व पुनः मिट्टी में प्रतिस्थापित हो जाते हैं और उत्पन्न गैस जो है ना वातावरण में मिल जाती है। इन तत्वों को फिर से हरे पौधे मिट्टी से ग्रहण कर अपने उपयोग में लाते हैं। यानी कि अगर कोई पेड़ पौधा सड़ जाता है, कोई जानवर मर जाता है, तो तुम उसको अगर ज़मीन में भी गाड़ देते हो ना, तो वो जो उसके अंदर का जो भी पोषक तत्व है ज़मीन में घुल मिल जाएगा। अब पौधे क्या करेंगे ना, देखो इंसान रूप एक तरह से क्या खाद की तरह काम करता है, पेड़ पौधे क्या एक तरह से खाद का काम करते हैं। ये मिट्टी के लिए एक तरह से खाद का काम करते हैं, उनका भोजन है एक तरह से। अगर ये उनको देते हो ना तो मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ती है। ठीक है, एक तरह से ये अच्छी चीज़ होती है। यदि चक्र प्रकृति पर निरंतर चलता रहता तो इसी कारण मृतजीवी अपघटन भी कहलाती हैं। क्या कर रहा है, यही चक्र प्रकृति में निरंतर चलते रहता है। तुम देखे होगे इंसान मरता है, फिर उसका जो भी होता है ना राख, क्या करते हम लोग गंगा जी में डाल देते हैं। अब गंगा जी में वो मिट्टी के रूप में तलहटी में छप जाता है अपना, और फिर मिट्टी का रूप ले लेता है। मतलब इंसान क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है। कहाँ गया, तो मिट्टी में समा गया। ठीक है, ज़मीन में भी कितने लोग को गाड़ दिया जाता है कि मर गया तो ज़मीन में गाड़ दिया, क्या बन जाता है अंत में, वो फिर मिट्टी में ही समा जाता है। परजीवी पोषण, पैरासाइट शब्द दो ग्रीक शब्द, फिर से ग्रीक शब्द का ही बात हो रहा है यहाँ पर। पारा और साइटोस के मेल से बना है। परजीवी यहाँ पर है। पारा का अर्थ पास, पारा का अर्थ पास यानी कि बगल, पास में, तथा साइटोस का अर्थ होता है पोषण। इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यानी पास में रह कर ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे कौन सा जीव है जो उसके पास में रह कर भोजन प्राप्त करते हैं, देखो क्या है। ऐसे जीव का भोजन अन्य प्राणी के शरीर में मौजूद कार्बनिक पदार्थ होता है। इस प्रकार भोजन करने वाले जीव परजीवी कहलाते हैं। ठीक है, मतलब ये तुम्हारे कांटेक्ट में आकर तुमसे भोजन ग्रहण करेगा। कौन है, जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे पोषी कहलाते हैं। क्या बोला, जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हुए पोषी कहलाते हैं। मतलब कि मान लो हम एक जीव हैं जो तुमसे भोजन, उससे भोजन ले रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, पोषी कहलाएगा। क्यों पोषी कहलाएगा, क्योंकि हमारा पोषण कर रहा है। जो पोषण करने वाला होता है उसको पोषी कहते हैं। ठीक है, और हम इससे पोषण ले रहे हैं, हम क्या कहलाएंगे, परजीवी। यानी इस पे ही हम जीवित है, दूसरे पर जीवित है, परजीवी हम कहलाएंगे। तो परजीवी पोषण अनेक प्रकार के कवक, जीवाणु और पौधे जैसे अमरबेल तथा कई जंतु जैसे कि गोल कृमि, हुकवर्म, टेपवर्म, एंटी अमीबा, हिस्टोलिटिका, मलेरिया, परजीवी आदि पाए जाते हैं। देखो जीवाणु जो होता है ना, जीवाणु, और ये जो कवक का बात किया उसका एक एग्जाम्पल है अमरबेल। नाम सुने हो अमरबेल? वो क्या करता है, किसी पौधे में पहले घुल मिल जाएगा और उसका जितना एनर्जी है ना, जितना ऊर्जा उसको सोख लेगा, और जिसके साथ सोखेगा ना उसको सुखा देगा। ये मतलब उसको बड़ा नहीं होने देगा। ये उसका जो भी पोषक तत्व है उसको ये खुद ग्रहण कर लेता है। हम लोग अमरलता भी नाम से जिनको जाते हैं, अमरबेल, अमरलता। तो सभी परजीवियों के इस भोजन में समरूपता नहीं होती है। परजीवियों के द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ सामान्यतः तरल रूप में होते हैं।
ये भी देखो वही बात बोल रहा है कि सब क्या करते हैं, तरल रूप में अपना भोजन ग्रहण करते हैं। प्राणी संपोषण, ये लास्ट है हम लोग का। ये प्राणी संपोषण क्या होता है? तो होलोजोइक शब्द 2 ग्रीक शब्द से बना है, होलो और जोइक। फिर से देखो होलोजोइक, तो होलो शब्द का अर्थ होता है पूर्ण रूप से या पूरी तरह से, ठीक है। जोइक का अर्थ होता है जंतु, जोइक का अर्थ क्या होता है? जंतु। यानी कि कह सकते हो हेलो का अर्थ क्या था? पूर्ण रूप से या पूरी तरह से, क्या? और जोइक का अर्थ क्या था? जंतु, अर्थात वैसा पोषण जिसे प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल रूप से जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। प्राणी सम भोजन कहलाते हैं, प्राणी सम पोषण कहलाते हैं। वैसे जीव जिनके इस विधि से पोषण होता है उनको प्राणी सम भोजी कहलाते हैं। इस प्रकार के पोषण सामान्यतः जंतुओं के लक्षण है तथा यह अमीबा, मेढक, मनुष्य आदि में पाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग पूरी तरह से भोजन किस पे, मतलब पूरी तरह से, आम छोटा मोटा नहीं बात कर रहे हैं, हम लोग पूरी तरह से भोजन के लिए किस पे आश्रित होते हैं? दूसरे जीवों पे। होलोजोइक शब्द 2 ग्रीक शब्द होलो और जोइक के मेल से बना। होलो शब्द का अर्थ होता है पूर्ण रूप से, पूरी तरह से। जोइक का अर्थ होता है जंतु, जो पूरी तरह से जो जंतु होता है, पोषण यानी पूरी तरह से जो जंतुओं पे पोषण पर आधारित होता है, दूसरे जीव पे जो पूरी तरह से आश्रित होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्राणी संपोषी कहते हैं। तो वैसे पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणी संपोषण कहलाता है। वैसे जीव जिनमें इस विधि का पोषण होता है प्राणी संभोजी भी कहलाते हैं। तो इस प्रकार का पोषण सामान्यतः जंतुओं का लक्षण है तथा यह अमीबा, मेढक, मनुष्य आदि में पाया जाता है। अब जीव में भोजन प्राप्त करने की विधियाँ लास्ट पढ़ देते हैं। तो अपनी आवश्यकता के अनुसार जीव में अलग अलग प्रकार के पोषकों की जरूरत होती है। सबका पोषण का डिमांड अलग अलग होता है। जिस प्रकार जिसे प्राप्त करने के लिए तरीके भी जीवों के विभिन्न तरह के होते हैं। एक कोशिकीय जीव में कोशिका की संपूर्ण सतह का खाद्य पदार्थ ग्रहण किया जाता है। अमीबा की बात करते हैं, उसका जो सतह होता है ना, बाहरी सतह, वो उस सतह के कहीं किसी भी भाग से भोजन ग्रहण कर सकता है, ठीक है। उसको खास तरह का मुंह नहीं होता है, उसका मुंह जो होता है नहीं, जहाँ से देखो वहाँ से वो अपना भोजन ग्रहण कर लेता है। अजमन जहाँ से भोजन निष्कासित भी कर लेता है अवशोषण पाचन करके। जबकि बहुकोशिकीय जटिल जीवों में इसके लिए खास अंग होते हैं। लेकिन हमारा देख लो, हाथी का देख लो, मेढक का देख लो, चूहे का देख लो, सबका भोजन करने का जो तरीका है ना, सबका अलग अलग होता है, ठीक है। प्रणाली सेम है, भोजन तो सब ग्रहण कर रहा है, अंतर्ग्रहण तो सब कर रहा है, लेकिन तरीका सबका अलग अलग होता है। बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है।